क्या करेंगे, इससे रिलेटेड। लेकिन भैया हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों अलग टॉपिक थे, दोनों के ऊपर ही बेस्ड है आपका सेकंड लॉ। क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है आपकी वो रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड है, तो रेफ्रिजरेटर आपको करना ही पड़ता। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो सकता है कि कैल्विन प्लैंक इधर देख, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आप आसानी से समझ जाओ, लेकिन रेफ्रिजरेटर समझने के लिए क्लॉजियस स्टेटमेंट समझने के लिए रेफ्रिजरेटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसमें पढ़ा दिया, मैंने पूरे पढ़ा दिया था। ठीक है भैया, हाँ वीडियो में देख लेना, पूरा करा रखा है, समझाया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब थोड़ी ना। ठीक है भैया, तो मैं अभी 2 मिनट के अंदर एक बारी 2 मिनट के अंदर एक बारी पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसकी बेसिक वो एक बारी देख लो, बता नहीं रहा देख ले, रोज नहीं बताने वाला, तो वो जा। की तरह स्मार्ट बॉय बनना चाह रहा है। क्या करिए, कौन सा क्या ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ना, एक बार तो प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट देगी तो वहां पर वर्क भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करके देगी तो वहां पे वर्डन नहीं होगा, केवल एनर्जी बढ़ेगी। तो बता किस केस में, अगर मान ले तेरे को इसकी भी इंटरनल एनर्जी उतनी करनी है, इसकी भी इंटरनल एनर्जी उतनी करनी है, तो किस केस में तेरे को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इस केस में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पे समझ गए। ओए देखिए भैया, तो ध्यान दीजिए प्लीज, बोलिए मत, ठीक है। एक क्वेश्चन है भैया, लिखिए कॉपी में फटाफट जल्दी से हाँ लिखना, क्वेश्चंस है क्वेश्चंस। अरे कुछ नहीं समझा रहा मैं, समझा चुका हूं मैं। लिखिए भैया, स्टेट दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन लिखिए भैया, स्टेट दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है भैया इस लॉ के, देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना इसका, मैं बता दे रहा हूं आपको। कह रहा है कि भैया गिवन एनर्जी जो आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हो, तो उस एनर्जी से केवल दो ही काम होते हैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से, एक तो वर्क डन होता है और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है भैया, लिखिए, समझ गए। तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, why does air pressure वहां क्वेश्चन है, why does air pressure in a car tire increases during driving, कह रहा भैया कि जब कार चलने लगती है तो कार के अंदर जो हवा भरी होती है उसके टायर के अंदर, तो जब कार चलने लगती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। रीजन क्या है, तो भैया नॉर्मल रीजन है, बिल्कुल सिंपल सा, चार्ल्स लॉ बेस्ड है, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। चार्ल्स लॉ कहता है भैया कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एक क्लोज सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। ठीक है भैया, कंटेनर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, थोड़ा हिंट में लिख देना इसमें क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। भैया चार्ल्स लॉ जब भी बोलता हूं तो वॉल्यूम क्या करके चलता हूं मैं, आपको याद होगा, कांस्टेंट लेके चलता हूं। ठीक है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से
तो भैया पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है, एनआरटी होता है। अपने को पता है पी इक्वल्स टू में एनआर, ये पूरा का पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है। एन आर कांस्टेंट होता है, वी को हमने ऑलरेडी कांस्टेंट लिया, पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ रहा है भैया, टी आ रहा है। यानी ठीक है भैया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर क्या होता है भैया, इंक्रीज करने लगता है। बिल्कुल सेम कार के टायर के साथ भी होता है। जब कार चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से, याद लीजिए, जब कार चलेगी तो फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। और राइज करने पर जैसा कि आपको पता है भैया, टायर का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, ठीक है, तो वहां का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो जब गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भैया, हिंट में लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए भैया। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी फटाफट। Why a gas has two principles of specific heat? Why a gas has two principles specific heat? Of specific heat, कह रहा है भैया गैस के पास दो अलग अलग तरह की हीट क्यों होती है। गैस के पास दो अलग अलग तरह के हीट क्यों होती है। स्पेसिफिक हीट में सोचते हो टेम्परेचर राइज करना है, तो भैया कह रहे हैं कि दो, आप एक ही गैस को उतना ही टेम्परेचर राइज करने के, इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझिए पहले। कह रहा है आप उसी गैस को उतना ही टेम्परेचर राइज करने के लिए दो अलग अलग हीट दे रहे हो, इसी को कहते हैं दो प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे, तो भैया देखिए एक वही गैस ली मैंने पहले, ठीक है, और गैस का वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, अब उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन बंद, एक्सपेंशन बंद तो वर्क डन बंद। उस केस में आपको इंटरनल एनर्जी 10 जूल करनी है। क्या करनी है, आप 10 जूल हीट सप्लाई करो, 10 जूल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया वर्क डन वहां पर नहीं हो रहा। अभी आपने क्या किया, उसी गैस के वॉल्यूम को क्या कर दिया, फिक्स नहीं कर दिया, वेरिएबल कर दिया। गैस का वॉल्यूम वेरिएबल है, ठीक है, तो जब आप हीट दोगे तो गैस का वॉल्यूम वेरिएबल होने की वजह से वहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगा। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन होगा। आप 10 जूल हीट दोगे तो इस बारी वहां पर केवल मान लीजिए 8 जूल ही इंटरनल एनर्जी बढ़ पाएगी, 2 जूल क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। वही गैस वही है लेकिन कंडीशन अलग है, इसलिए आपको यहां पर एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी उस सिस्टम की जैसी इंटरनल एनर्जी, जैसे जैसे पहले वाला सिस्टम था, पहली कंडीशन में जो आप इंटरनल एनर्जी प्राप्त कर चुके थे, वही इंटरनल एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपको इस बारी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम दो दो काम कर रहा है। इसलिए किसी भी गैस के पास दो प्रिंसिपल होते हैं स्पेसिफिक हीट के, ठीक है, समझ गया। एक जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम करके करते हो, एक जब आप कांस्टेंट प्रेशर करके करते हो। जब कांस्टेंट प्रेशर करके करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे तो वहां पर आपको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर की क्या होती है भैया, ज्यादा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम से, ठीक है भैया। और इनके बीच में जो रिलेशन आता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर आता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो लिखवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए what is the specific heat of gas, what is the specific heat of gas, what is the specific heat of gas, gas in an isothermal process, in an isothermal process, in an isothermal process। कह रहा भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो आपको याद होगा कि Q इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी होता था, सॉरी सी क्या है भैया, स्पेसिफिक हीट है। अगर मैं आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल की, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आती है भैया, 0 आती है आइसोथर्मल में। तो सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू एम डेल्टा टी, 0 एम, सॉरी क्यू एम डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखिए, 0, तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आप किसी गैस को आइसोथर्मल का सोचते हो, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए। अब जब आपने कह दिया सिस्टम आइसोथर्मल है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं,
तो आप उसको कितनी भी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर तो चेंज होने वाला तो नहीं होने का मतलब कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हीट दो, इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है, समझ गया। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम जो आइसोथर्मल हो, अगर आप उसकी स्पेसिफिक हीट निकालोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, हिंट में लिख दो फटाफट जल्दी से। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ अ, लिखिए हाँ क्वेश्चन लिखिए, इफ मत लिखिए, इफ मत लिखिए। कैन अ किचन बी कूल्ड, कैन अ किचन बी कूल्ड by leaving the door, can a kitchen be cooled by leaving the door of electric refrigerator open, electric refrigerator open। कह रहा भैया क्या जब आप किचन के अंदर रखा हुआ रेफ्रिजरेटर की दरवाजे को खोल के ऐसे रखोगे तो क्या किचन ठंडा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होता है। देखिए भैया सिंपल सा रीजन है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिज के अंदर गैस का इस्तेमाल करती होती है, जो फ्रिज के अंदर गैस होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, और जो चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए भैया क्या होता है कि जब गैस आपकी जब दरवाजा खुल जाएगा तो वहां से गैस निकलेगी आपकी किचन में, और किचन में जब निकलेगी तो वहां की किचन की जो हीट होगी, जो जहां आसपास के जो सामान होंगे, दीवार होगी, वहां से हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और एक्सपेंड कर जाएगी। एक्सपेंड करके अपने टेम्परेचर क्या करेगी, पहले तो देखिए ठीक है, एक्सपेंड बार बार ये प्रोसेस करते करते क्या होगा, वो उल्टा हीट अप हो जाएगी, क्योंकि उस रीजन में तो वही गैस भरी है ना जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है वही गैस पूरे आपके किचन में भरी पड़ी है। तो भैया उसने तो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, समझ गए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पे वो कूलिंग की बजाय क्या होता है भैया, हीटिंग इफेक्ट कर देता है उल्टा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली गैस है, वो सारी चीजों की हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके खुद क्या हो जाएगी, गर्म, और वो जब आपके संपर्क में आएगी तो आपको कैसी लगेगी, गर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, comma, what the essential condition, what are the essential condition, what are the essential condition for isothermal process take place, what are the essential condition the isothermal process take place। देखिए भैया तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ये आपको याद है, जिसमें डेल्टा टी इक्वल्स टू में क्या होता है, जीरो, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है भैया, यहाँ पर किसी प्रकार का टेम्परेचर चेंज, हिंट में लिख दो डेल्टा टी इक्वल्स टू में जीरो। ऐसे प्रोसेस को जहां पर टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरी बात, एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो भैया सिंपली ओए आपको पता है कोई सिस्टम कंप्रेशन या एक्सपेंशन के दौर से गुजरता है, तो जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, जो गैस थी उसके अंदर कम दायरे में आ रही होगी, जो उसके पास इतनी दूरी में हीट फैली थी वो क्या होगी, कम रीजन में आ रही होगी, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें पता है ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, तो जो बढ़ रही है हीट वो क्या हो, बाहर निकल जाए, क्या हो जाए। ऐसे ही जब गैस फैलेगी, एक्सपेंड होगा सिस्टम तो गैस फैलेगी, तो गैस जब फैलेगी तो वो जो हीट थी वो फैल रही है, तो वहां का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए।
तो गिरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस तो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए हीट को निकालने और हीट को लेने के लिए क्या होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए सिस्टम को, और इसीलिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी स्लो, वेरी स्लो, so that there is sufficient time for exchange of heat in between system and surrounding। जब कंप्रेशन होगा तो लीव करेगी, लूज करेगी हीट को, ठीक है, और जब एक्सपेंशन होगा तो गेन करेगी, ताकि अपने टेम्परेचर को क्या करे भैया, कांस्टेंट बना के रखे। आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक कंडीशन और है कि वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी या वॉल ऑफ सिस्टम शुड बी डाइथर्मल या कंडक्टिंग इन नेचर। कह रहा भैया जो सिस्टम आपने ले रखा है वो हीट का लेन देन भी तो कर सके, हीट का लेन देन नहीं करेगा तो मामला खराब हो जाएगा, आइसोथर्मल रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी डाइथर्मल और कंडक्टिंग, दोनों का मतलब है क्या, डाइथर्मल और कंडक्टिंग, ताकि देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ गया, लिख लिया, लिख लिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द चेंज, अगला क्वेश्चन लिखिए, what happens to the change in internal energy, what happens to the change in internal energy, तीन मत निकालियो, ये दो ही में निकाल, यहाँ कोई जवाब नहीं है। what happens to the change in internal energy of a gas first isothermal process, first isothermal process, second adiabatic process, second adiabatic process। देखिए भैया क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो भैया, कह रहा है भैया आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो और एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ने वाला। देखिए भैया मैं फर्स्ट लॉ पे आता हूं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इक्वल्स में du प्लस, ये चीज क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। देखिए अगर आप आइसोथर्मल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो सेम रहता है हमेशा, और मैंने बोला भैया टेम्परेचर का भाई कौन है, इंटरनल एनर्जी है। जब टेम्परेचर सेम रहेगा सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना भैया। यहाँ पर कन्फ्यूजन, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, सिस्टम क्या करता है भैया, अपनी इंटरनल एनर्जी यानी अपने टेम्परेचर को हमेशा एक जैसा ही रखता है। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला, रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। समझ गए भैया, तो जो भी आप हीट दोगे ये क्या रहेगी, यू कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या होगा, तो होल हीट, वैसे भी मैंने आपको बताया होल हीट कंज्यूम इन वर्क डन, या तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, केवल, ठीक है, केवल दो काम होंगे, कंप्रेशन या कुत्तों को खिला दूं क्या, कुत्तों को खिला दूं क्या, आएगा, आले क्या हुआ, कुछ बोलूं क्या, ऐसी बेइज्जती मारूंगा ना साले, कुछ बोलूं नहीं क्या, खड़े खड़े सुसाइड कर लेगा साल बाप खाने, मेरे से आगे नहीं बोल। दर्द हो जाएगा आपके अंदर, खा लो जो खा रहे हो, तू खा लो, हाँ तू करते हुए चले जाओगे। अभी नया है, सोनू क्या करे, बाद में परिपक्व हो जाए, जब 4-5 पी लेगा मेरे हाथों से, मुझे कोई नहीं बचा मेरे से, सब पी लिया। नया लोहा ही पहले मारता है, पुराना तो जंग खा के टूट जाता तू जंग है, तेरे पे जंग लगा, समझ गए, बड़ी चाय पकड़ी, इसके रैप्टा मार लो ना, डाल ले, उसको दिया था पी लेता तक वो, ये मतलब एक दिन मैंने ऐसे दिया उसको, इन्हें हाथ से नहीं पकड़ा,
ये तो बता दो दिया क्या था, या मैं बताऊं? है चाहे है खत्म हो गई। बताओ ना। टाइम से भाई 2 मिनट की गाइस की अच्छी होती है ना। साले को मैंने गाली सुना दी बेकार में उस दिन। मैं टाइम राजू गया, राजू को भगा दिया ना चाय के लिए। ये गया था साला, तो भगा दिया चाय वाले ने। भग, तूने नहीं पी क्या? पढ़ा दो भाई, बहुत पढ़ने वाले, बहुत पढ़ने वाले। पढ़ता तो है, पढ़ने में अच्छा भी है, बोलता बहुत ज्यादा है। हाँ भैया देखिए, अब समझ गए। तो आइसोथर्मल कंडीशन में दी गई हीट जो होगी वो केवल वर्क डन करेगी, क्योंकि उस केस में इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। चलो एडियाबैटिक की बात करते हैं। क्या करते हैं? अब एडियाबैटिक में भैया 2 चीज होती हैं। एक तो हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? अब जब ये हीट कांस्टेंट रहेगी तो डेल्टा क्यू क्या होगा? 0। तो ये क्या होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा? माइनस डी यू। अब इसका मतलब समझते हो भैया क्या हुआ? अबे हीट तो कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या होगा? 0 होगा। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या है? जब आप सिस्टम को कंप्रेस करोगे तो हीट क्या होगी? कम दायरे में आएगी। तो हीट सिस्टम लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लॉस नहीं होता। जब आप कंप्रेशन करोगे तो हीट क्या होगी? कम रीजन में आएगी, वहां का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर का भाई कौन? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी सिस्टम की? बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप एक्सपेंशन करोगे तो वही हीट है वो क्या होगी? फैल जाएगी। फैल जाएगी भैया, फैली है तो वर्णन हुआ है। यानी हीट में क्या हुआ? हीट जो हीट थी उसने खुद से वर्णन किया है। और फैलने पर बता देता हूं, कोई चीज अगर एक्सपेंड करती है, हीट कांस्टेंट होने पर कोई चीज एक्सपेंड करती है तो उस रीजन का टेम्परेचर क्या होता है भैया? घट जाता है। उस रीजन का टेम्परेचर क्या होता है भैया? और टेम्परेचर घटने का मतलब है इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी भैया? तो इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा रखा है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये, ठीक है भैया ध्यान रखना। माइनस का चिन्ह ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया। चाहिए रखना। ये सब नहीं खाता मैं, मजबूरी है, मैंने खाऊंगा तो ये खा लेगा ना। आपसे पहले पूछा था खाने के लिए। ये सब मत लाएगा, डाइट पे हूं ना, डाइट पे हूँ और कुछ। वो गिरा हुआ था इसलिए दे दिया। देखिए भैया, रिलेशन इन बिटवीन, हाँ हाँ कुछ नहीं, और रिलेशन इन बिटवीन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व एंड आइसोथर्मल कर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने कराया ही नहीं है आपको, ध्यान दीजिए भैया, आसान है। देखिए आपको पता है इंडिकेटर डायग्राम ये होता है, ये P होता है, ये V होता है, और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। और tan क्या होता है? y अपॉन में x। y क्या है? P है, और x क्या है? V है। यानी अगर आपको स्लोप निकाला तो P अपॉन में V की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? P अपॉन में V की वैल्यू या डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V की वैल्यू। अब स्लोप ये क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। जानते हो ना स्लोप tan थीटा होता है। चलो अच्छी बात है। अब मैं निकाल रहा हूं आइसो का। क्या निकाल रहा हूं?
आइसोथर्मल। तो भैया आइसोथर्मल का भी स्लोप क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा बी। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होगा पीवी डायग्राम में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा बी या पी अपॉन में बी, ये स्लोप है। तो देखिए भैया आइसोथर्मल क्या होता है, पीवी कोस में क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है भैया, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता। मैं यहाँ पे फॉर्मुला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे x की पावर n को कर रहे हो, अब वैसे मैं आपको x ऐसे लगाता था ना, ये होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और जब ये हटा दोगे ना तो इसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। वैसे बता दूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n x की पावर n माइनस 1 है ना, तो केवल इसकी वैल्यू क्या होगी, dxn की क्या होगी, n x की पावर n माइनस 1 इंटू में क्या होगा dx। इसी को क्या कहते हैं भैया पार्शियल, अरे इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भैया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब केवल नॉर्मल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या कर रहे हैं, पीवी और ये क्या डी के। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है भैया, जीरो। क्या होता है, ये जीरो हो गया। एक बार वी बाहर पी अंदर, एक बार पी बाहर, बराबर में क्या हुआ, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, देखिए अभी हमें पता है भैया, इसको इधर ले आओ, तो वी डी पी और क्या माइनस पी डीवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये देखिए डीपी स्लोप क्या होता है, डीपी अपॉन में डीवी, तो इसको पी को डीपी को यहीं पर, तो डीवी इसके नीचे ले आओ, ठीक है, माइनस पी अपॉन में वी। ये क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल है, क्या है। तो जब भी आइसो का स्लोप निकालना होगा तो माइनस पी अपॉन में वी, यानी प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम का रेशियो का नेगेटिव जो होगा वही क्या होगा, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप होगा। अभी ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा 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 आता है, ठीक है। इसका स्लोप ये देखिए नीचे आ रहा है, ओए भाई प्लीज, नीचे आ रहा है, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव लगा रखा है। स्लोप क्या आ रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अब आ रहा है भैया एडियाबैटिक, क्या आ रहा है, अभी कितना टाइम है, अबे 9 मिनट में तो 9 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ये क्वेश्चन ध्यान, ये फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख दूंगा फिर भी। देखिए एडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है, के, यही होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू में के होता है। तो डिफरेंशिएट करो डी के, ठीक है भैया, एक बारी वी गामा बाहर, डीपी अंदर, एक बारी क्या हुआ पी बाहर, डी वी गामा, और ये क्या हो भैया, डी के में जो पड़ता है उसके नंबर क्या आते हैं, 0, ठीक है। देखिए वी की पावर गामा टीपी पी, अच्छा मैंने यहां पर क्या लिखा था, याद है आपको, डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स बराबर में एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो डी एक्स एन की वैल्यू क्या आई थी, एन एक्स एन माइनस 1 इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया यहां पर देखिए इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा वी गामा माइनस 1 इंटू में डीवी, यही तो होगी। अब इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी यही तो होगी। अब देखिए भैया अभी हमें क्या करना है, तो वी की पावर गामा डीपी, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका पी, ठीक है, इसको उधर की तरफ ले जाओ, इसको उधर की तरफ ले जाओ, ये जाएगा आपका माइनस पी, गामा आगे लगा दो, पी ये रहा, वी की पावर गामा माइनस 1 डीवी बराबर में क्या हुआ, 0, सॉरी 0 के तो उधर ही आ गया, ये उधर ले गया तो क्या हुआ, माइनस हो गया, समझ गए। आपको पता स्लोप क्या होता है, डीपी अपॉन में डीवी, तो एक काम करो डीपी के नीचे क्या लाओ, ये डीवी लाओ, और इसको क्या उधर ले आओ, तो क्या होगा माइनस गामा पी वी गामा माइनस 1 अपॉन में क्या होगा वी की पावर गामा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इसके नीचे ये लाया हूं और इसको उसके नीचे लेके गया हूं, ठीक है। चलो तो भैया क्या होगा, डीपी अपॉन में डीवी, ये तो स्लोप हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा, गामा पी, इसको लिख देंगे वी की पावर गामा और वी की पावर माइनस 1, क्या लिख देंगे, अब देखो ना सेम बेस होते तो पावर ऐड होती है, ठीक है।
v की पावर गामा, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हुआ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लाओ, नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हुआ dp अपॉन में dv, अरे क्या हुआ माइनस गामा p अपॉन में v, ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व। अब एक चीज देखो भैया, दोनों का स्लोप सेम ही है, दोनों का स्लोप क्या है एक्चुअल में, लेकिन डिफरेंस क्या है, बस इसके साथ गामा लग गया है, क्या लगा है, तो गामा क्या है, अब मैं बता दूं, गामा जो होता है, अगर यहां पर इसकी बात करूं, यहां पर थोड़ा डिस्कस करूं उसके बारे में, तो यार गामा, गामा क्या होता है, सीपी अपॉन में सीवी, और आपको पता है सीपी सीवी से क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब गामा भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। अब देखो ना, सीपी अगर सीवी से ज्यादा होगा तो सीपी अपॉन में सीवी का रेशियो क्या होगा, एक से ज्यादा ही तो आएगा, ऊपर वाली टर्म बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो डिवीजन क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। तो गामा एक से बड़ी टर्म है, अगर आप किसी साइड में एक से बड़ी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, देखिए पीवी क्या है, ये क्या है, ये आइडिया का स्लोप है, ये क्या है, आइडिया का स्लोप है, और ये क्या है, आइसो का, ये क्या है, आइसो का। तो अगर आप दोनों में रिलेशन देखोगे तो डीपी अपॉन में डीटी यानी आइडिया इक्वल्स टू में गामा टाइम्स ऑफ डीपी अपॉन में डीवी आइसो, यही तो है दोनों के बीच में रिलेशन। अब देखो ना, एक काम करो, देखो डीपी अपॉन में डीवी आइसो में क्या आ रही है, माइनस पी अपॉन में गामा, और आइडिया में जा रहा हूं तो क्या होगा, गामा एक्स्ट्रा लग गया, तो इसका मतलब अगर आप आइसो में गामा की मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर यहां पर मैं गामा की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका स्लोप बन जाएगा, आइडिया का। तो ये ध्यान रखना भैया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व में अगर आप गामा की मल्टीप्लाई, आइसो में अगर आप गामा की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, आइडिया का स्लोप। तो अब इसमें क्या पता लग रहा है, तो इसमें नॉर्मल सी बात पता लग रही है कि अगर गामा का, ये देखिए आइडिया का स्लोप ये है, तो गामा का स्लोप क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टीफर रहेगा, पता है क्या रहेगा, मोर स्टीफर। मोर स्टीफर का मतलब समझते हो, ये बहुत ज्यादा बैंट रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक क्या है, इसके आगे एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करके, यानी इसका स्लोप जो होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका अगर एक है तो इसका क्या होगा, गामा टाइम्स एक होगा, क्या होगा, गामा टाइम्स एक। इसका अगर दो है तो इसका क्या होगा, गामा टाइम्स दो, यानी इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कम नेगेटिव होगा। तो इसका ये क्या है, किसका स्लोप होगा, ये आइसो का होगा, और ये क्या होगा, आइडिया का होगा। ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीधा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, नॉर्मली एक बार समझ लीजिए इस चीज को। आइसो में क्या होता है, स्लोप मैंने बताया, स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा, tan क्या होता है, वाई अपॉन में एक्स, यहाँ पर वाई कौन है, पी, और एक्स कौन है भैया, वी, या डीपी अपॉन में डीवी। तो आपको बता दूं भैया, आइसो में क्या होता है, पीवी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार इसको बाहर रखा, एक बार पी को रखा, एक बार ऐसे, तो आपको पता है डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, क्या होगा, आइसो का स्लोप आ गया। आइडिया का निकालना तो आइडियाबैटिक फॉर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन ये होती है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो, एक बार क्या हुआ, वी गामा बाहर डीपी अंदर, एक बार पी बाहर डीवी गामा, वी गामा अंदर। तो भैया अभी मार दूंगा ना एक रैप्टा तो सारा कलर झड़ जाएगा एक में, तुझे नहीं पता क्या कर रहा है तू। ठीक है, यहाँ पे मैं पागल हूं जो 2 बार बता रहा हूँ, पता क्या छुट्टी कर सकता है मैं, नाक कहीं का। ठीक है, ठीक है भैया, ये लिख दिया ऐसी, और इसको आपको पता है, आप इसको x की पावर n को ये लिख सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, सेम वही एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनकी इसको जीरो के उस साइड में ले गया, क्योंकि डी के में जो पड़ता है उसका नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया, उसके बाद पी के डीपी के नीचे क्या लगाया, डीवी, और इस चीज को उधर ले गया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर ये है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, वी गामा से वी गामा कैंसिल, इसको नीचे लाया तो ये पॉजिटिव हो गया। हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में माइनस पीवी क्या है, आइसो का स्लोप है, लेकिन इसमें गामा एक्स्ट्रा आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको पता है गामा एक से बड़ा नंबर होता है, और एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई आप इसमें करते हो, अगर आइसो में आप एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आइसो का स्लोप क्या होगा, देखिए आपको पता है गामा मल्टीप्लाई करने पर आइसो का स्लोप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइडिया में, समझ गए, वो मोर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उसमें आपने एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर रखी है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाई, ये अगर आइसो का होगा तो किसका होगा, नीचे वाला आइडिया का होगा, समझ गए भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रखा है, इसलिए बता रहा हूँ, प्रॉपर कर लो फटाफट जल्दी से।
चलो ऑनलाइन वाले विदा लेते हैं आपसे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।